नमस्कार, आप सभी का योगेंद्र साहू क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले हमने लेखांकन का अर्थ के बारे में जाना था, उसके उद्देश्य देखे थे और बही खाता और लेखांकन में डिफरेंस को देखे थे। अब उस वीडियो में बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आ रहा था कि सर इंग्लिश मीडियम में क्लास होगी कि नहीं। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो क्लास है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में होगा। सबसे पहले आपको हिंदी में वर्ड बताया जाएंगे और उसी का वर्ड आपको किस में बताया जाएगा, इंग्लिश में वर्ड बताया जाएगा। और आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि जो आप व्याख्याता का एग्जाम दिलाएंगे उसमें क्या होगा, आपका ये जो मेन पोर्शन है अकाउंट, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, इसके अलावा भी चाहे वो 5 नंबर का है या 7 नंबर का है, आपका हिंदी इंग्लिश भी होगा। उसमें हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा और बाकी आपका पेडागॉजी का भी सेक्शन रहेगा, कंप्यूटर का भी सेक्शन रहेगा। ये छोटे छोटे पार्ट रहेंगे। बट आपका क्या है, आपको पता है आप कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक नंबर कितना मैटर करता है। तो हमको क्या करना होगा, जो लेखांकन जब हम पढ़ेंगे, अकाउंट पढ़ेंगे, तो हिंदी के भी वर्ड देखेंगे और इंग्लिश का भी वर्ड देखेंगे। उससे क्या होगा, जो हिंदी और इंग्लिश वाला जो पोर्शन है, जो 5 5 नंबर के आने वाले हैं, जिनका पोर्शन छोटा है, वहां भी हमारी तैयारी होगी। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, अगर हिंदी में 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर में से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया कि पूंजी क्या है, एक क्वेश्चन आ गया पूंजी क्या है, यह हिंदी में आएगा पूंजी का अर्थ। हिंदी सब्जेक्ट है तो पूंजी क्या है, कॉमर्स वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। लेकिन पूंजी शब्द का व्यापार में अर्थ क्या होता है, इस टाइप का आ गया, क्योंकि आप व्याख्याता कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी वाले पार्ट में क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे क्वेश्चन आ गया पूंजी क्या है, तो आपका ऑप्शन दिया पहला, यह व्यवसाय का दायित्व है, दायित्व है। दूसरा, यह दूसरे संस्था से ली गई राशि है, संस्था से ली गई राशि है। तीसरा आपका पूछा, यह व्यापारी द्वारा लगाई गई स्वयं की पूंजी है, स्वयं की पूंजी है। चौथा आपको बोल दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, में से कोई नहीं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपका जो अकाउंटिंग पोर्शन हो गया, बीएसटी हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद आपको 5 नंबर या कुछ भी नंबर का छोटा सा पोर्शन आपका हिंदी का भी रहेगा, 3 4 नंबर या 5 नंबर का इंग्लिश भी रहेगा, पेडागॉजी भी रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा, सामान्य ज्ञान भी रहेगा। अगर आप हिंदी वाले पार्ट में आ गया पूंजी क्या है और ये 4 ऑप्शन दे दिए, और अगर आप स्टडी करते हुए बाकी जो आपके इंग्लिश वाले जो वर्ड है उनका हिंदी में आप जानकारी नहीं लिए, अब चूंकि व्याख्याता के एग्जाम आप कॉमर्स की व्याख्याता कर रहे हो तो हिंदी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वहाँ लैंग्वेज में इंग्लिश का इंग्लिश में रहेगा, हिंदी का हिंदी में रहेगा, वहाँ तो चेंज नहीं होगा। तो इस कारण आपको क्या है, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो भी आपको हिंदी के वर्ड को देखना चाहिए कि वो वर्ड क्या होते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। और अगर हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं तो भी आपको देखना चाहिए कि इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है। जैसे कि पूंजी है तो पूंजी को कैपिटल बोलते हैं, ये आपको जानकारी रखना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा जानकारी लेंगे और नॉलेज को बढ़ाएंगे तो इसमें आपका फायदा ही है, कोई घाटा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो भी आपको उसका इंग्लिश में वर्ड जानना है कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और अगर आप इंग्लिश वर्ड वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, फिर भी आपको क्या करना है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं जानना है। इससे आपका क्या होगा, आपको ही बेनिफिट होगा। भाई ज्ञान कभी आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला, इससे आपको फायदा ही होगा। तो हम जो क्लास लेंगे वो क्या लेंगे, बाइलिंगुअल लेंगे। और एक उसमें कमेंट आया था कि सर कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 11 12 का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, 11 का एनसीईआरटी, 12 का एनसीईआरटी। अभी तक जो भी पीजीटी के एग्जाम हुए 2023 में छत्तीसगढ़ में और 2019 में, ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर कवर करने वाले हैं। जो सेंट्रल लेवल में जो एग्जाम बॉडी कंडक्ट कराती है, एनवीएस, केवीएस, जो कि अभी ज्वाइंट हो गए, लेकिन पहले क्या थे, ये दोनों अलग अलग थे। तो दो, केवीएस अलग एग्जाम कंडक्ट कराता था, एनवीएस अलग कराता था। तो प्रीवियस इनके क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ईएमआरएस का भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर जो पीजीटी कॉमर्स में आया था। और जो अदर स्टेट हैं, जैसे कि क्या हो गया आपका राजस्थान, यूपी और अदर स्टेट हैं, उसका हम क्या करेंगे, वहां जो व्याख्याता के एग्जाम है उनका क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और वहां के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जब 11 12 के जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको क्या करेंगे, जो व्यापार, जो वर्तमान में
सीजी व्यापक का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, कुड बना के पूछना, उस तरीके से हम क्वेश्चन बनाएंगे और आपके लिए मॉक टेस्ट लाएंगे और उसको वस्तुनिष्ठ तरीके से क्वेश्चन बना के डेली आपको लाएंगे और पूरा आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये आपको समय से पहले ही करा दिया जाएगा जिससे कि आपको रिवीजन का टाइम मिले। अब आगे हम देखते हैं, आज के सेक्शन में हम आते हैं। आज का सेक्शन है हमारा आधारभूत लेखांकन शब्द, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। टर्म्स मतलब क्या हो गया? शब्द। जो बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म्स हैं उनके बारे में देखेंगे कि कोई भी शब्द है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या निकलता है। बहुत सारे वर्ड जो है मिलते जुलते हैं, तो हमें क्या लगता है मतलब वही है। जैसे कि एक आता है पूंजी और संपत्ति, जनरली हम क्या लेते हैं? पूंजी, इसको बोलते हैं कैपिटल। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, पूंजी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये आपको माइंड में रखना है, पूंजी। और एक होता है संपत्ति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एसेट्स। जनरली हम लोग मीनिंग सेम निकाल लेते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे ये जो सेम मीनिंग हम लोग निकाल लेते हैं उसको अलग अलग देखेंगे कि नहीं, इसका सूक्ष्म अर्थ ये होता है, इसका अर्थ अलग होता है, और इसके बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है पूंजी, जिसको बोलते हैं कैपिटल। पहला आपका वर्ड है कैपिटल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी। दोनों ही मीडियम वाले ध्यान देंगे, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। तो मैं आपको बता देता हूं, लेखांकन समीकरण, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, दोनों ही मीडियम वाले ध्यान देंगे, दोनों ही लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका फॉर्मूला क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और हिंदी में इसका होता है संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी। तो ये समीकरण से ही मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ये समीकरण में संपत्ति का मतलब क्या होता है, दायित्व का मतलब क्या होता है, और पूंजी का मतलब क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि एक व्यवसायी है, एक राजेश नाम का क्या है? व्यवसायी है। वो क्या करता है? व्यापार प्रारंभ करता है। वो क्या करता है? व्यापार प्रारंभ करता है। स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्ट करता है बिजनेस, स्टार्ट बिजनेस। कौन? राजेश। अब वो क्या करता है? उसके पास खुद के पास पैसा था 1 लाख। अब उसको बिजनेस करने के लिए 2 लाख का जरूरत था, तो क्या किया? 50,000 बैंक से लोन लिया, और 50,000 उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था राम, वो उसको क्या कर दिया? दे दिया। तो ये क्या हो गया? उसके पास कुल मिला के 2 लाख हो गया। अब इसमें आप देखो, वो खुद का कितना लगाया? 1 लाख। वो बैंक से कितना लिया? 50,000। और राम से कितना लिया? 50,000। तो हमारी संपत्ति का जो सूत्र है, जो एसेट्स का जो फॉर्मूला है, वो क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब इसमें देखो, जो वो खुद का लगाया है 1 लाख, ये जो खुद का जो व्यवसायी लगाता है उसी को क्या बोलते हैं? पूंजी। तो इसमें मैं पूंजी वाले पार्ट में लिख देता हूं 1 लाख, क्योंकि हमें पता है कि जो खुद का लगाता है उसी को क्या बोलते हैं? पूंजी, जिसको बोलते हैं कैपिटल। तो यहां मैं कैपिटल वाले भाग में मैं लिख दिया 1 लाख। अब देखो, लायबिलिटी वो 2 जगह से लिया है। लायबिलिटी मतलब दायित्व, उधार किसी से लेना। तो कितना कितना लिया? 50,000 लिया बैंक से लिया, और 50,000 क्या लिया? राम से। तो मैं यहां लायबिलिटी के नीचे 2 पार्ट बना दूंगा, एक राम और एक बैंक। ठीक है, तो यहाँ प्लस राम से कितना? 50,000, तो यहाँ 50,000। यहाँ बैंक से कितना? 50,000, तो भी यहाँ भी 50,000। अब ये तीनों का ही योग किसके बराबर होगा? संपत्ति। तो 1 लाख, 50,000, 1.5 लाख, और 50,000 2 लाख। तो ये 2 लाख आपका क्या हो गया? आपका एसेट्स। जो आपका कैपिटल है और जो लायबिलिटी है, जो पूंजी है और दायित्व है, ये दोनों को जोड़ने से हमें क्या मिल जाता है? संपत्ति मिल जाता है। तो यहाँ आपको पूंजी कैपिटल का क्लियर हुआ होगा कि कैपिटल किसको बोलते हैं? कि जो भी व्यवसाय प्रारंभ करता है, वो फर्नीचर के रूप में भी कर सकता है, पैसे के रूप में भी कर सकते हैं, वो किसी भी रूप में कर सकता है। तो जिस जिस रूप में अगर वो करे और वो खुद का उसका हो, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जो दूसरों से उधार लेते हैं उसको हम कहाँ ले जाते हैं? लायबिलिटी, दायित्व। ठीक है, और इन दोनों का योग करके क्या बन जाता है? संपत्ति। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि पूंजी क्या होता है,
दायित्व क्या होता है, संपत्ति क्या होता है। पूंजी जो खुद का लगाया, दायित्व वो जो दूसरे उधार लिया, चाहे बैंक से ले, चाहे राम से, चाहे श्याम से, चाहे किसी भी लो, वो सब कहाँ आ जाएगा, दायित्व, जिसको बोलते हैं लायबिलिटी। और जो खुद का लगाएगा, अब वो खुद में पैसा भी लगा सकता है, फर्नीचर और बहुत सारे सामान जो उसके पास है वो लगा सकता है, वो सारी चीजें कहाँ चली जाएगी, पूंजी में। और दोनों का योग होकर कहाँ चले जाएगा, संपत्ति। तो यहाँ हमारा 3 शब्द क्लियर हुआ, संपत्ति जिसको एसेट बोलते हैं, दूसरा दायित्व जिसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी, और उसके बाद आता है पूंजी जिसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो आशा करता हूं आपका ये 3 टॉपिक क्लियर होंगे। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये जो हमारा पूंजी है, पूंजी को क्या किया गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। एक फिक्स्ड कैपिटल, जो कैपिटल है पूंजी कैपिटल, पहला पार्ट क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा क्या है, वर्किंग कैपिटल। हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थिर पूंजी, और इसको क्या बोलेंगे, कार्यशील पूंजी। देखो हिंदी के शब्द बहुत ही कठिन होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानने का ट्राई करना चाहिए कि कौन से वर्ड को क्या बोला जाता है। जैसे कि देखो, अब बैंक को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो हिंदी मीडियम वालों को ही बड़ा दिक्कत हो जाता है। बैंक बहुत ही ईजी वर्ड है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसको क्या पता होता है, बैंक की वर्ड पता होता है। हिंदी के वर्ड जानते हैं क्या, नहीं। तो हिंदी के वर्ड क्या है, बहुत टफ है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं जानने का। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, अधिकोष। बैंक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकोष। एक कॉन्ट्रा एंट्री होता है, आप जान रहे हो कॉन्ट्रा एंट्री, लगभग चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, उसे कॉन्ट्रा एंट्री ही पता है, जिसको क्या करते हैं, सी से शो करते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रा एंट्री है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिप्रविष्टि। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है और उसका हिंदी टर्म क्या होता है, ठीक है। और बाइलिंगुअल ऐसे ही क्लास चलेगी। तो पहला आपका आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो कितने टाइप्स के हैं, पहला है फिक्स्ड कैपिटल जिसको स्थिर पूंजी बोलते हैं, दूसरा है आपका वर्किंग कैपिटल जिसको क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी। तो पहला देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं। तो यहां लिखा है आपका, स्थिर संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है वह स्थिर पूंजी कहलाती है। जैसे कि मशीन, संयंत्र का क्रय, भूमि और भवन का क्रय। अब देखो मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ, ये जो टॉपिक है इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ दिया है स्थिर पूंजी और दूसरा दिया है कार्यशील पूंजी। तो आप ऐसे समझो कि ऐसी संपत्ति जिनका उपयोग दीर्घकाल तक के लिए किया जाता है उनको क्या बोलेंगे, दीर्घकाल मतलब लॉन्ग टर्म। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूं, जैसे कि देखो मेरे पास भवन है, बिल्डिंग भवन, इसे डेली तो मैं परचेज और सेल करने वाला नहीं हूं। अगर मैं बाय द वे मेरे पास मिठाई का दुकान है कि एग्जांपल के तौर पे, और मैं भवन में रह के अपना मिठाई दुकान का संचालन करता हूं, तो भवन तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा, डेली तो मैं भवन बेचने और खरीदने का काम नहीं करूंगा। तो ये मेरा भवन जो परमानेंट रहेगा, ये मेरा क्या हो गया, स्थायी संपत्ति, जिसको बोलते हैं स्थिर संपत्ति। स्थिर संपत्ति जिसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, चूंकि मैं मिठाई बेचने का काम करता हूं, तो मिठाई मेरा क्या होगा, डेली परचेज और सेलिंग होगा। तो जो डेली परचेज सेलिंग वाला होगा वो क्या कहलाता है, कार्यशील पूंजी। अब क्लियर हुआ होगा आपका माइंड कि जो फिक्स्ड कैपिटल किसे बोलते हैं और वर्किंग कैपिटल किसे बोलते हैं। तो ऐसा कैपिटल जिनका यूज लॉन्ग टर्म के लिए होता है, दीर्घकालीन के लिए, उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल। और ऐसा कैपिटल जिनको डेली परचेज सेलिंग कर रहे हैं और रूलिंग में रख रहे हैं, वो सबको क्या आ जाता है, वर्किंग कैपिटल। अब देखो पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय के दैनिक कार्य, डेली वर्क, डेली रूटीन में जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्यशील पूंजी। जैसे एग्जांपल में क्या दे दिया है आपका, एग्जांपल बताए, जैसे अगर मैं मिठाई का दुकान खोला हूं तो वो मिठाई क्या हो जाएगा, कार्यशील पूंजी। और वहां मेरा भवन क्या हो जाएगा, स्थिर पूंजी। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये जो कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, आगे आपका वर्ड आता है सेकंड, आहरण। आहरण जिसको इंग्लिश में क्या होता है, ड्राइंग। अब आहरण का मतलब ये होता है कि जो व्यवसायी है अपने पर्सनल यूज के लिए बहुत बार बिजनेस से क्या करता है, वो पैसा निकालता है, या बिजनेस का कुछ गुड्स है उसको क्या करता है, निकाल लेता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आहरण। मतलब पर्सनल यूज के लिए जो मालिक है, पर्सनल यूज के लिए क्या करना, बिजनेस से कैश निकालना, बिजनेस से या तो कैश निकालना या तो गुड्स निकालना, यही क्या कहलाता है, आहरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। अब जैसे कि बाय द वे एक व्यापारी है, वो फर्नीचर बेचने का कार्य करता है।
फर्नीचर का क्या करता है, बिजनेस करता है। अब उसके पास देखिए 2000 फर्नीचर थे। अब उसमें से क्या हुआ, एक चीज हटा दूं। अब उसके पास 2000 फर्नीचर थे, उसमें से वो क्या किया, 100 फर्नीचर अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया। उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम हुआ तो कुछ कारण से वो 100 फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए ले गया और पर्सनल यूज में ही करने लगा। और उसके पास 2 लाख का अमाउंट था बिजनेस में ही, उसमें से क्या किया, 50,000 वो निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के यूज के लिए नहीं। ये जो 100 जो फर्नीचर निकाला और ये जो 50,000 का जो कैश निकाला, ये कैसा निकाला, वो पर्सनल यूज के लिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। कि अगर जो व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, जो पर्सनल यूज के लिए अगर निकाले, चाहे वो फर्नीचर गुड्स के रूप में निकाले या फिर कैश के रूप में निकाले, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग एसेट्स। तो सेकंड टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा कि आहरण, ड्रॉइंग, उसका अर्थ क्या होता है। आगे आपका टॉपिक आता है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को भी यहाँ 3 पार्ट में बांटा गया है। लायबिलिटी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जो लेखांकन समीकरण का ही मैं बता रहा था, जहां संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहां हम समझ चुके हैं कि कैपिटल किसे बोलते हैं, लायबिलिटी किसे बोलते हैं और एसेट्स किसे बोलते हैं। तो हमारा पहला टर्म खत्म हो चुका है। कैपिटल के बारे में अभी स्टडी किए कि इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। अब हम पढ़ेंगे लायबिलिटी के बारे में। ये जो लायबिलिटी है इसका अर्थ क्या होता है, ये तो अर्थ पढ़ चुके हैं अपन। अब इसका 3 पार्ट पढ़ेंगे, जो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। जो आपका लायबिलिटी है उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहला है आपका फिक्स्ड लायबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी दायित्व। अब स्थायी दायित्व किसे बोलते हैं, व्यापार के ऐसे दायित्व स्थायी दायित्व की श्रेणी में आते हैं जिनका भुगतान एक दीर्घ अवधि के पश्चात किया जाने होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, दीर्घ अवधि को बोलते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए जब मैं लोन लूंगा या उधार लूंगा, या जिसका भुगतान मेरे को लॉन्ग टर्म में करना होगा, अगर मैं पैसा लिया और वो पैसे का भुगतान मैं लॉन्ग टर्म में कर रहा हूं, जैसे कि बाय द वे मेरा बिजनेस चल रहा है 20 साल के लिए। अब शुरू में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम 20 साल मेरा क्या हुआ, बिजनेस मेरे को क्या करना है, अपना चलाना है। अब उसमें से क्या होता है कि मैं एक बार एक बड़ा ही अमाउंट 1 करोड़ क्या करता हूं, उधार में ले लेता हूं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब मेरा बिजनेस कितना साल चलने वाला है, 20 साल। अब ये 1 करोड़ का उधार में क्या करूंगा, धीरे 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 20 साल में इसका क्या करने वाला हूं, मैं भुगतान करने वाला हूं। तो ये जो मैं आराम से लॉन्ग टर्म में जो मैं पेमेंट किया, इसी को क्या बोलते हैं, स्थायी दायित्व। जिसका भुगतान लंबे समय तक किया जाता है आराम से धीरे धीरे और उसका अमाउंट बड़ा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्थायी दायित्व। इंग्लिश बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, आगे आपका आता है सेकंड चालू दायित्व, जिसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, देख लेते हैं। व्यापार के ऐसे दायित्व जिनका निकट भविष्य में भुगतान आवश्यक है। मतलब जिनका जो है भुगतान, जो पेमेंट है वो कब किया जाए, निकट मतलब जल्द ही, तुरंत ही करना हो। इससे पहले क्या किया, 20 साल का जो टाइम बताए थे उसके अंडर में करना था, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्थायी दायित्व। लेकिन हमें डेली 1 महीना के बीच में या 15-20 दिन के बीच में किसी राशि का भुगतान करना हो, या करंट में जिनका आसी पास में 1 महीना 15 दिन 10 दिन के बीच में जिनका भुगतान करना हो, ऐसे दायित्व क्या बोलते हैं, चालू दायित्व, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है करंट लायबिलिटी। अब तीसरा टॉपिक आपका आता है संयोगिक दायित्व, इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे दायित्व जो भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब जिनका चांसेस है कि नहीं भाई आगे हमारे पास ऐसा लायबिलिटी आ सकता है या ऐसा दायित्व हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे, संयोगिक दायित्व। अब एग्जांपल में क्या दिया है, भुनाए गए विपत्र। अब देखो इंग्लिश में ध्यान देंगे, विपत्र बिल्स को ही क्या बोलते हैं, विपत्र बोलते हैं। तो जो हमारे पास बिल्स होते हैं वो क्या होते हैं,
बिल्स हमें मिलता है, एक होता है बिल पेबल और एक होता है बिल रिसीवेबल। इसको बोलते हैं प्राप्य विपत्र, इसको बोलते हैं प्राप्त, रिसीवेबल को बोलते हैं प्राप्त विपत्र और पेबल को बोलते हैं देय विपत्र। तो ये जो विपत्र है उनको हम जब भुनाने जाएं, भुनाना मतलब होता है कि जो अगर राशि हमें, जैसे कि 2000 सामने वाला मेरा लग रहा है और वो विपत्र लिख के मेरे को दिया 2000 का, अब 3 महीने बाद उसका टाइम आ गया मेरे को निकालने का, तो 2000 निकालने के लिए जब मैं 3 महीने बाद गया तो उसी को क्या बोलते हैं भुनाना। कि जब मेरा समय अवधि आ गया और वो अवधि में जाके मैं उतने रुपए का राशि वो जाके निकाल रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं भुनाया गया विपत्र। तो जब मेरे को विपत्र से पैसा, बिल से पैसा निकालना होगा, उस टाइम क्या होगा, पैसा पर दायित्व न्यायालय की लंबित प्रकरण, अगर न्यायालय है और वहां लंबित कोई प्रकरण है, वहां कुछ लगे कि नहीं भाई मेरा लग सकता है पैसा कुछ, तो इसको क्या बोलते हैं संयोगी। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि ये मेरे को देना ही पड़ेगा, चांसेस है हाँ भाई मैं दे सकता हूं, नहीं नहीं देना पड़ेगा, हम बीच में है, असमंजस की स्थिति में है, वो कोई फिक्स नहीं है। संयोग अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं संयोगिक दायित्व, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो यहां हमारा दायित्व के जो 3 पार्ट हैं, जो 3 प्रकार में बांटे गए हैं, वो हमारा क्लियर होता है। आगे आपका टॉपिक है संपत्ति। लेखांकन समीकरण में भी संपत्ति के बारे में पढ़े थे अपन। संपत्ति क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू, संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहां हम कैपिटल के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके 2 प्रकार जो टाइप्स हैं वो पढ़ लिए, लायबिलिटी के बारे में पढ़ लिए, इसके जो जितने भी प्रकार है उसको पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे एसेट्स के बारे में। एसेट्स का फॉर्मूला हमें पता चल चुका है कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिल जाता है, एसेट्स मिल जाता है। अब हम एसेट्स के टाइप्स देखते हैं। अभी तक हम क्या देखे, कैपिटल के टाइप्स देखे, लायबिलिटी के टाइप्स देखे, अब क्या देखेंगे एसेट्स का टाइप्स, कि एसेट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला है आपका स्थायी संपत्ति, जिसको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स, और सेकंड पार्ट है चालू संपत्ति, जिसको बोलते हैं करेंट एसेट्स। पहला है आपका स्थायी संपत्ति, जिसको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स, और दूसरा होता है आपका चालू संपत्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, करेंट एसेट्स। तो स्थायी संपत्ति सबसे पहले देख लेते हैं। तो ऐसा संपत्ति जिनका यूज हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, जैसे एक बार खरीद लिए, परचेज कर लिए, तो कई सालों तक हमें देखना नहीं पड़ रहा है। पूरे बिजनेस के कार्यकाल में, पूरा जो बिजनेस का पीरियड है उसमें क्या होता है, हमें 1 या 2 बार ही हम क्या करते हैं, इसको परचेज करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं स्थायी संपत्ति। जैसे कि बाय द वे अब भवन स्टार्ट कीजिए, जैसे कि भवन स्टार्ट किए, अब हम 10 साल का हमारा बिजनेस पीरियड है, अब भवन 10 साल तक टिका ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि 1 साल नया भवन, दूसरे साल नया भवन। अगर आप भवन का बिजनेस नहीं करते तो भाई ऐसा नहीं कि आप भवन का परचेज और सेलिंग का काम करते हैं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप मिठाई दुकान है और आपके पास फिर मिठाई दुकान, तो मिठाई बेचने खरीदने का काम करोगे, तो भवन तो एक ही बार लोगे ना, जब मिठाई का दुकान आपको स्टार्ट करना होगा। तो ऐसा जो एसेट्स होता है, जो क्या होता है हम एक ही बार लेते हैं, उसको बार बार परचेज और सेलिंग नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं हम स्थायी संपत्ति। तो जस्ट लाइक एग्जांपल क्या आ जाएगा, भवन। अब इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, एक मूर्त संपत्ति जिसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, दूसरा आता है अमूर्त संपत्ति जिसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो पहला है आपका मूर्त संपत्ति। तो मूर्त मतलब होता है ऐसा जिसका कोई शेप हो, जिसका कोई चित्र हो, उसको क्या बोलते हैं मूर्त। इंग्लिश में आता है वर्ड टेंजिबल। तो ऐसा जिसको मतलब देख सके, जैसे भवन हमें दिखता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सब कहां आ जाएगा, मूर्त संपत्ति में। और सेकंड में आपका आता है अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति वो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ख्याति, ख्याति को क्या बोलते हैं, गुडविल। दूसरा आपका आता है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। भाई आपको पता होना चाहिए कि ये जो ख्याति है, गुडविल, ये भी हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। कॉपीराइट भी हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। और ट्रेडमार्क ये भी हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, क्योंकि इससे भी हमारे प्रॉफिट होता है। भाई गुडविल रहता है, जिसका जितना ज्यादा गुडविल उसको उतना ही ज्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कॉपीराइट का भी अधिकार होता है, तो कॉपीराइट भी हमारा क्या है, प्रॉफिट होता है उससे। और ट्रेडमार्क भी क्या होता है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहता है। तो ये सब क्या होता है, हमारे लिए एसेट्स होता है, और इससे हमें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ये गुडविल क्या हमें दिखता है क्या, नहीं। इसका कोई शेप है क्या, जैसे भवन का एक शेप है, बिल्डिंग का एक शेप होता है,
वैसे ही गुडविल का कोई शेप होता है क्या, हमें दिखता है क्या, नहीं, ये हमें महसूस होता है कि नहीं भाई वो ब्रांड है, उसका नाम चलता है, तो ये क्या होता है गुडविल। गुडविल जो हमें क्या होता है, महसूस होता है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, तो ये क्या हो जाता है, अमूर्त संपत्ति में आ जाता है। और जिसको हम देख सकते हैं उसको क्या आ जाता है, मूर्त संपत्ति में। तो ये था संपत्ति का पहला, स्थायी संपत्ति, नॉन करेंट एसेट्स, जिसको दो पार्ट में बांटा गया, इसके बारे में स्टडी किए। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, चालू संपत्ति। तो चालू संपत्ति ऐसी संपत्ति को बोलते हैं जिनका डेली यूज हो रहा है। जैसे कि हम मिठाई दुकान है, तो मिठाई दुकान में मिठाई डेली डेली परचेज भी कर रहे हैं और सेल्स भी कर रहे हैं, या बना भी रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं डेली, और डेली क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। तो ऐसा जिनका डेली रूटीन चल रहे हैं, ऐसे एसेट्स जिनका डेली रूटीन चल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, चालू संपत्ति। तो ये थे आपके संपत्ति के प्रकार। आगे हम देखते हैं, आगे और बहुत सारे वर्ड देखते हैं जिनका मीनिंग जानेंगे, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, ये सब हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो आगे आपका वर्ड आता है पांचवा, इसमें आपको दिया गया है आगम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवेन्यू। जनरली हम ये देखते हैं कि रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, ऐसा वर्ड बिजनेस में सुनते हैं अपन, रिवेन्यू वर्ड ही अधिक यूज किया जाता है ऐसे बोलचाल में। आगम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आगम। तो जब बिजनेस हम करते हैं, तो बिजनेस में क्या होता है, कुछ बार हमें बिजनेस से पैसा देने होते हैं और कई बार बिजनेस से पैसा लेने होते हैं। जैसे कि बाय द वे मैं बिजनेस कर रहा हूं, अब बिजनेस में क्या किया, मैं परचेज किया। अब परचेज में मेरा पैसा जाएगा कि आएगा, परचेज करूंगा तो गुड्स आएगा और कैश क्या होगा, जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, मेरे पास कैश नहीं हुआ, मेरे पास कैश गया। और दूसरा क्या होगा, सेलिंग, सेलिंग करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा। तो ये जो बिजनेस में ऐसा जो भी प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है जिसमें पैसा आता है, वो सबको क्या बोलते हैं, आगम, रिवेन्यू। और जहां से पैसा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, व्यय बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, आगम रिवेन्यू उसको बोलते हैं जो हमारे बिजनेस में ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिससे क्या होता है, पैसा। जैसे कि गुडविल के बारे में बताया, गुडविल से पैसा मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, आगम। कॉपीराइट का पैसा मिल रहा है, ये भी क्या हो गया, आगम। तो जो भी मेथड से हमारे बिजनेस को इनकम हो रहा है, जो हमारे सोर्स है इनकम की, वो सब कहाँ आ जाते हैं, आगम। वो सब के टोटल को अपन क्या बोलते हैं, आगम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवेन्यू। आगे आगे आपका वर्ड है खर्च, जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब खर्च भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूंजीगत खर्च, दूसरा होता है आयगत खर्च। खर्च किसको बोलते हैं, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए हम जो एक्सपेंसेस करते हैं, प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, खर्च बोलते हैं। अब खर्च को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक पूंजीगत खर्च जिसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सेकंड होता है आयगत खर्च जिसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहला है आपका पूंजीगत खर्च। तो ऐसे खर्च जो बार बार नहीं होते, जिन जो खर्च बिजनेस के कार्यकाल में पूरा एक या दो ही बार होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि भवन का एग्जांपल लिए थे, भाई भवन एक ही बार खरीदे, मिठाई का दुकान खोले थे आप, तो एक बार भवन खरीदे, बार बार नहीं खरीदोगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूंजीगत खर्च में आ जाएगा। अब सेकंड आपका होता है आयगत खर्च। आयगत खर्च मतलब ऐसा खर्च जो कि बार बार हो रहे हैं। जैसे कि आप मिठाई का डेली परचेज सेलिंग कर रहे हो, तो डेली आप मिठाई बनाने का सामान लोगे, या मिठाई अगर आप परचेज भी कर रहे हो तो मिठाई आप डेली ले रहे हो, तो उसमें आपको खर्च हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है, आयगत खर्च। मतलब जिनका खर्च डेली हो है, डेली का खर्च है वो, ये क्या हो जाता है, आयगत खर्च। इसमें क्या लिखा है, एक लेखा अवधि में किया गया ऐसा खर्च जिससे मिलने वाला लाभ उस अवधि तक ही सीमित होता है। मतलब क्या होता है भाई, बाय द वे देखो, मैं डेली 1000 मिठाई बना के बेच रहा हूं। अब एक दिन क्या हो गया, कुछ स्पेशल डे था जिस कारण क्या हो गया, मिठाई का बिक्री बढ़ गया। तो मैं क्या किया, ये 1000 में ना 500 मिठाई और बढ़ा दिया। अब उस दिन मैं क्या कर दिया, 1500 का 1500 मिठाई बनाया और उसको सेल्स किया। तो ये जो 500 में एक्स्ट्रा जो मैं मिठाई बनाया, वो एक ही दिन के लिए बनाया मैं, क्योंकि वो स्पेशल डे था, उस दिन कुछ ज्यादा ही बिक्री हो रहा था। तो ये जो मेरे को 500 लड्डू का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, ये क्या हुआ, एक ही दिन का है। भाई जिंदगी भर तो नहीं रहेगा ये 500 लड्डू के बेचने जो फायदा हुआ, ये उसी दिन ही हुआ, एक स्पेशल डे में। बाकी डे तो मेरा वही 1000 का रूटीन ही चल रहा है। तो ऐसा ऐसा जो होता है, जो आयगत खर्च होता है, ये क्या होता है, इसका जो लाभ मिलता है एक अवधि तक ही सीमित होता है। भाई एक स्पेशल डे आया, कुछ ज्यादा बेच दिए, उसमें कुछ ज्यादा पैसा लगा दिए, तो एक ही दिन का फायदा हुआ। तो ये था आपका पूंजीगत खर्च और आयगत खर्च। आगे देखते हैं, आगे आपका आता है आय। आय किसे बोलते हैं, तो आय का यहाँ एक फॉर्मूला लिखा गया है, आय आय बराबर आगम माइनस व्यय।
मतलब जो इनकम है, इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब एक एग्जांपल देके मैं बताता हूं। जैसे कि बाय द वे क्या हुआ, आगम का अर्थ आपको मैं बता चुका हूं। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा पैसा प्राप्त करने का जो सोर्स है बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं, आगम। तो चलो कि एग्जांपल तौर पे हमने एक बिजनेस किया जिसमें क्या हुआ, मेरा जो आगम है कुल मिला के मेरे को पैसा कितना मिला, 5 लाख। अब उसमें मैं खर्च कितना कर दिया, एक एग्जांपल के तौर पे खर्च कितना हुआ होगा, 3 लाख। मैं एक बिजनेस किया जिसमें से मेरे को रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब कुल मिला के पैसा कितना मिला, 5 लाख, और उसमें मैं एक्सपेंसेस कितना किया, 3 लाख। तो ये जो दोनों को माइनस करने से जो आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आय, आय या फिर इनकम। तो यहां मेरा इनकम कितना हो जाएगा, 2 लाख। दोनों को माइनस करेंगे तो हमेशा याद रखना जो आय का फॉर्मूला है वो क्या है, आगम माइनस व्यय, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये आपको फॉर्मूला आपके माइंड में बैठा हुआ होना चाहिए। ये एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि फॉर्मूला आपको दे दे, 4 ऑप्शन दे दे, इसी को घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन बना के दे दे, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे आगे आपका आता है हानि। हानि भाई, जब आप जितना आपका आगम है उससे ज्यादा आपका व्यय हो जाए, जो रेवेन्यू है उससे भी ज्यादा क्या हो जाए, एक्सपेंसेस हो जाए, उस कंडीशन में क्या होता है, आपका लॉस होता है, हानि। भाई द मेरा आगम रहता 4 लाख, अब मेरा व्यय होता 5 लाख। आगम मतलब जो बिजनेस में प्राप्त हुआ, तो प्राप्त कितना हुआ मेरे को बिजनेस से, 4 लाख, लेकिन एक्सपेंसेस में कितना कर डाला, 5 लाख। तो इसमें मेरे को क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने का हुआ, 1 लाख का। तो ये मेरा 1 लाख ही क्या होगा, मेरा हानि होगा। तो बिजनेस में हानि, लॉस किस टर्म में यूज किया जाता है, आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। आगे आगे आपका आता है क्रय। याद रखना, परचेज को ही क्या बोलते हैं, क्रय बोलते हैं। परचेज को ही क्या बोलते हैं, क्रय बोलते हैं। तो परचेज क्रय का मतलब आपको पता ही है कि खरीदना किसी सामान को, ये क्या होता है, क्रय होता है। मतलब किसी सामान को खरीदे, खरीदना। अब इसमें आपको परचेजिंग में एक बात याद रखना चाहिए, जैसे कि इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि राम से फर्नीचर खरीदा, दूसरा आएगा फर्नीचर खरीदा, तीसरा आएगा सुरेश से नगद खरीदा, सुरेश से नगद फर्नीचर खरीदा। तो देखो, आगे जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो यहाँ क्रय वाला कौन सा उधार है और कौन सा नगद, ये पहचानने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। भाई जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, आपको यहाँ 3 प्रकार का क्वेश्चन दे दिया, तो आपको ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा क्रय नगद है और कौन सा उधार है। जैसे कि यहाँ आपको राम से फर्नीचर खरीदा, यहाँ क्लियर कट दिख रहा है क्या कि ये नगद है कि उधार है, बोला ही नहीं है कि नगद खरीदा कि उधार खरीदा। तो इसका आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर आपको नाम दिया है और साथ में कुछ नहीं बोला कि नगद खरीदा कि उधार खरीदा, तो ये क्या है, आपका उधार है, क्रेडिट। ठीक है। आगे आपका आता है फर्नीचर खरीदा। भाई फर्नीचर खरीदा में कुछ बोला है क्या, नाम वाम लिया है क्या, अगर नाम नहीं लिया मतलब ये क्या है, कैश है। याद रखना कि अगर नाम दिया है और साथ में कैश नहीं बोला तो वो क्या है, क्रेडिट, उधार। और अगर बाय द वे कुछ नहीं, नाम वाम नहीं दिया और खरीदा बस बोला तो वो क्या है, कैश। और तीसरा आपका नाम दिया है और साथ में क्या बोल दिया, नगद बोल दिया, तो ये क्या है, नगद, कैश। ठीक है। तो जब भी हम क्रय वर्ड यूज करेंगे और आगे जब जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, बनाएंगे टॉपिक को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें से नगद कौन सा है और उधार कौन सा, ये पहचानने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आगे आपका विक्रय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्स। सेल्स का भी यही तरीका है कि अगर नाम दिया है, नाम दिया है सुरेश को बेचा, सेल्स टू सुरेश, तो ये क्या है, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि यहां क्या आया है, नाम, उधार, क्रेडिट उधार। और अगर बाय द वे बेचा बस लिख दिया, सामान बेचा और नाम हम कुछ नहीं दिया, तो यहां ये क्या हो जाएगा, नगद, कैश। और अगर साथ में नाम के साथ कैश भी बोल दिया तो वो क्या है, कैश ही है। आगे
आगे हमारा टॉपिक आता है स्टॉक, रहतिया या स्कंद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्टॉक, रहतिया या स्कंद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक किसको बोलते हैं। तो देखो, हमारा वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब इस बीच में क्या होता है, हम बहुत सारे सामान खरीदने बेचने के लिए रखे रहते हैं। तो एक होता है 1 अप्रैल को मेरे पास, मैं कैलकुलेट करूंगा कि मेरे पास कितने सामान है खरीदने के लिए बेचने के लिए। बाई द वे एग्जांपल तौर पे मैं फर्नीचर बेचने वाला क्या हूं, व्यापारी। तो बाई द वे मेरे पास अभी फर्नीचर कितने हैं 1 अप्रैल को, 3000। तो ये मेरा क्या हो गया, स्टार्टिंग डेट में है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक रहतिया। रहतिया भी बोलते हैं, स्कंद भी बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे कि स्कंद वर्ड भी और रहतिया वर्ड दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जो 1 अप्रैल जो मेरा स्टार्टिंग टाइम में जो मेरे पास सामान बेचने के लिए है, उसको मैं क्या बोलूंगा, ओपनिंग स्टॉक। और जो लास्ट में 31 मार्च में, इस बीच में क्या होगा, मैं बहुत सारा सामान बेचूंगा और हो सकता है नया और खरीद भी लूं। तो ये सब का प्रोसेस करने के बाद जब मैं 31 मार्च को पाऊंगा, बाय द वे एग्जांपल तौर पे मैं स्टार्ट किया तो 3000 था, लेकिन लास्ट में 31 मार्च में क्या हो गया, मेरे पास ओनली 500 बचा है। तो ये 500 जो फर्नीचर है, ये मेरा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक, जिसको क्या बोलते हैं, अंतिम रहतिया हिंदी में, या अंतिम रहतिया या फिर अंतिम स्कंद। तो क्या होता है, ये जो हमारी स्टॉक है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक, और दूसरा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक और रहतिया स्कंद अब आपको क्लियर हुआ होगा कि ओपनिंग स्टॉक क्या है और क्लोजिंग स्टॉक क्या है। अब जो भी हमारा माल शेष बचा हुआ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, शेष बचे हुए माल को, शेष बचा हुआ माल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स, इसी को ही क्या बोलते हैं, हम स्कंद बोलते हैं। अब भाई ये जब कैलकुलेट हम शुरू में करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, ओपनिंग स्टॉक, और जब कैलकुलेट लास्ट में करेंगे इसको क्या बोल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये था आपका स्कंद। आगे आप देखते हैं, आगे दिया है देनदार। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग 2 वर्ड है, एक है लेनदार और एक है देनदार। कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि देनदार को लेनदार बोल देते हैं, लेनदार को देनदार बोल देते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेप्टर, इसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो एक चीज याद रखना, जो हमको पैसा देगा, जो हमको पैसा देगा, भाई बाय द वे एग्जांपल के तौर पे मैं क्या किया, परचेज किया। परचेज मतलब क्रय किया। क्रय कैसा किया, क्रेडिट में, उधार में। अब मैं उधार में किया हूं तो मेरे को पैसा देना है कि लेना है, मेरे को क्या करना है यहां, अगर मैं उधार में क्रय किया हूं तो मेरे को आगे जाके पैसा क्या करना है, देना है। तो मैं क्या हूंगा, पैसा दूंगा, लेकिन सामने वाला क्या करेगा, मेरे से पैसा लेगा। तो जो हमसे पैसा लेगा वो क्या होता है, लेनदार। तो अगर मैं उधार क्रय कर रहा हूं तो हमारा क्या होगा, लेनदार। लेकिन अगर इसके अपोजिट मैं विक्रय कर रहा हूं, और कैसा, उधार में, विक्रय उधार में, क्रेडिट, तो अब क्या होगा, इस कंडीशन में मेरे को पैसा मिलने वाला है, मतलब सामने वाला बंदा मेरे को क्या करेगा, पैसा देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, देनदार। तो ये आपको देनदार और लेनदार क्लियर होना चाहिए। देनदार इंग्लिश से क्या बोलते हैं, डेप्टर, और लेनदार को इंग्लिश से क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। आगे आगे आपके पास 2 वर्ड हैं, एक है प्राप्ताएं, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं रिसीवेबल्स, और दूसरा है देताएं, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं पेबल। अब ये एक होता है रिसीवेबल और एक होता है पेबल। तो ये 2 वर्ड जनरली कहां यूज होते हैं, बिल्स में यूज होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विपत्र। देखो, विपत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है देय विपत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिल पेबल, बिल पेबल, और दूसरा आपका होता है प्राप्य विपत्र, जिसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल, रिसीवेबल। तो ये जो देय विपत्र हैं, इसमें जो बिल पेबल होते हैं, मतलब क्या होता है, हमें जिसको पैसा देना है वो सारी कहां जाती हैं, देताएं में जाएंगी, पेबल में। और जो प्राप्त विपत्र, जो हमको पैसा मिलने वाला है, ऐसा विपत्र कहां चले जाता है, प्राप्ताएं में। अगर बाय द वे मैं किसी का उधार लग रहा हूं और मैं इसको 2000 का बिल लिख के दिया, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, देताएं, मतलब मैं उसको पैसा दे रहा हूं, तो ये मेरे क्या हो गया, देय विपत्र, उसको दे रहा हूं। तो ये कहां चले जाएगा, देताएं में। मतलब जो मैं उधार लग रहा हूं और मैं बिल लिख के दे रहा हूं,
तो ये कहाँ चले जाएगा, देयताएं, जिसको बोलते हैं पेबल। और अगर कोई मेरा उधार लग रहा है और वो मेरे को पैसा देने वाला है, तो मेरे को क्या करेगा, बिल लिख के देगा, तो ये मेरे लिए क्या होगा, रिसीव होगा, मतलब मेरे को प्राप्ताएं है मेरे लिए, मतलब मिल रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्राप्ताएं में आ जाएगा। क्लियर। आगे आगे देखते हैं, और बहुत सारे वर्ड हैं, उनका मीनिंग अपन देख लेते हैं। तो एक वर्ड है आपके पास प्रमाणक, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाउचर। अब इसका मीनिंग जान भाई, देखो जब भी हम कोई व्यवहार करते हैं तो क्या होता है, उसका सबूत चाहिए होता है हमें भाई। बाय द वे एग्जांपल तौर पे, मैं किसी से फर्नीचर का बिजनेसमैन हूं मैं, और मैं किसी से फर्नीचर खरीदा 3000, अब मैं उसको पेमेंट भी कर दिया, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रमाणित करने के लिए उसे बिल लेना होगा कि भाई आपसे मैं 3000 खरीदा हूं, आपको बिल पे भी किया, मेरे को बिल बना के दो। अगर मैं ये अगर वो मेरे को बिल बना के नहीं देगा और कल के डेट में बोल दे कि पैसा तो आप नहीं दिए हो और मैं ऑफलाइन दिया हूं, तो मेरे पास क्या सबूत रहेगा। तो इसी सबूत के क्या बनाया जाता है, प्रमाणक। इसके अंदर क्या आते हैं, बीजक, जिसको हम नॉर्मली वर्ड में क्या बोलते हैं, रसीद, कि भैया रसीद दे दो, इसको हमारे कॉमर्स में क्या बोलते हैं, बीजक, बीजक बना के दे दो। तो कोई भी जो हमारा व्यवहार हुआ है, चाहे हम क्रय किए चाहे विक्रय किए, उसको प्रमाणित करने के लिए जो बिल बनाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, बीजक या फिर रसीद। आगे आपका आता है एक वर्ड माल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स। तो जो हम बिजनेस में सेलिंग और परचेज करने के लिए जो हमारे पास गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम माल बोलते हैं, गुड्स। भाई बाय द वे, एक इससे पहले ही मैं एग्जांपल बताया था कि मिठाई का दुकान है, तो मिठाई क्या है, गुड्स है, माल। तो डेली हम क्या हो रहा है, परचेज और सेल हो रहा है। और मिठाई की दुकान के लिए मैं भवन खरीदा था, बिल्डिंग, तो वो क्या माल माल कहलाएगा, गुड्स नहीं, क्योंकि भाई इसका डेली परचेज थोड़ी हो रहा है, भवन का परचेज सेलिंग किसका हो रहा है, हमारा मिठाई का। तो माल किसको बोलते हैं, जिसका डेली परचेज सेलिंग हो रहा है। आगे आगे आपका वर्ड आता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय हम पढ़ चुके हैं, आगमगत व्यय भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अस्थगित आगम व्यय, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डेफरेड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपको समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि बाय द वे, जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं क्या किया, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख का मैं विज्ञापन किया। 2 लाख क्या किया, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। अब मेरे को लगा, मैं एस्टिमेट मतलब एक अनुमान लगाया कि ये जो 2 लाख है, जो मैं 2 लाख का जो मैं विज्ञापन किया हूं, इसका फायदा मेरे को 4 वर्षों तक दिखाई देगा। अगर बाय द वे मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 2 लाख को 4 पार्ट में बांट दूंगा। कितना, पहले ईयर 50,000, दूसरे ईयर भी 50,000, तीसरे ईयर भी 50,000 और चौथे ईयर भी 50,000। अब मैं ये मान के चलूंगा कि मेरा पहला ईयर कितना व्यय हुआ, 50,000, दूसरे ईयर 50,000, तीसरे ईयर भी 50,000 और चौथे ईयर भी 50,000। लेकिन मैं एक ही बार कितना किया हूं, 2 लाख। लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि हर साल मेरा खर्च कितना हो रहा है, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 4 पार्ट में बांट दूंगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, अस्थगित आगम व्यय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफरेड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर। तो ये आपका था अस्थगित आगम व्यय। आगे है आपका बट्टा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। जब भी हम परचेज और सेल करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, जो व्यवसायी होता है हमें क्या देता है, बट्टा देता है। तो ये जो बट्टा जो हमको देता है, डिस्काउंट, छूट देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बट्टा। जैसे कि बाय द वे मैं कपड़ा खरीदने गया, कपड़ा का रेट था 5,000। अब वो मेरे को बोला कि भैया ये 5,000 का है, लेकिन हमारे बिजनेस के साइड में इसमें 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 10% मैं निकालूं तो ये क्या निकल जाएगा, 500 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 4,500। ये 4,500 मेरे को मिला और 500 मेरे को क्या मिला, छूट मिला। तो इसी छूट को हम क्या बोलते हैं, बट्टा। अब ये जो बट्टा होता है, बट्टे को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, एक होता है व्यापारिक बट्टा, एक होता है नगद बट्टा। तो जैसे कि मैं कपड़ा खरीदने गया तो 5,000 का था, लेकिन मेरे को 500 डिस्काउंट दिया कि हमारे बिजनेस के साइड से चल रहा है। अब 500 का डिस्काउंट मिला तो मेरे लिए अब कितने का हो गया, वो 4,500। अब इसके बाद वो एक और कंडीशन रख दिया कि अब ये जो 4,500 है, अगर आप उधार खरीदते हो तो ये है 4,500, लेकिन अगर आप नगद खरीदते हो तो इसमें भी हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो हम नगद खरीदने पर, जो नगद पैसे का भुगतान करने पर जो हमें बट्टा मिलता है, जो छूट मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, नगद बट्टा, इंग्लिश में बोलते हैं कैश डिस्काउंट। मतलब जो नॉर्मल बिजनेस के साइड से जो छूट मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, व्यापारिक बट्टा।
नॉर्मल एक बिजनेस में चलते रहते हैं ना कि हमारे यहाँ डिस्काउंट का टाइम चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, व्यापारिक बट्टा। लेकिन नगद भुगतान करने पर, नगद भुगतान किया ये बोल के आपको जो छूट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, नगद बट्टा। आगे आगे हम देखते हैं व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट दोनों में डिफरेंस क्या है ये अपन देखेंगे। तो पहला होता है उद्देश्य। तो ये जो उद्देश्य होता है व्यापारिक बट्टा का, ये क्या होता है, विक्रय बढ़ाना। जो हमारा सेल्स है, सेल्स को क्या करना, बढ़ाना, यही इसका क्या होता है, मेन एम होता है। और इसका एम क्या होता है, शीघ्र राशि प्राप्त करना, शीघ्र भुगतान, मतलब तुरंत ही राशि प्राप्त करने के क्या करते हैं हम, नगद बट्टा देते हैं। सेकंड टॉपिक आता है आपका गणना। गणना, व्यापारिक बट्टा का गणना, कैलकुलेशन, गणना को क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन व्यापारिक बट्टा का कब किया जाता है, माल की सूची मूल्य, यह जो सूची मूल्य, जो जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसमें एक लगा होता है, एक स्टिकर, उसमें रेट लिखा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सूची मूल्य। तो ये जो सूची मूल्य है इस पे हम क्या निकालते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन जो हमारा कैश डिस्काउंट है वो हम किसमें निकालते हैं, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो पैसा बचा है, जो अमाउंट, उसके ऊपर हम क्या निकालते हैं, नगद बट्टा निकालते हैं। आगे आपका आता है लेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉर्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लेखा को रिकॉर्ड। तो व्यापारिक बट्टा को क्या होता है, पुस्तकों में नहीं लिखा जाता। जब भी आप जर्नल एंट्री करेंगे, व्यापारिक बट्टा दिया होगा तो व्यापारिक बट्टा को माइनस करने के बाद जो राशि अमाउंट जो निकल रहा है उसको क्या करना है, जर्नल एंट्री में लेके जाना है। जो आपका व्यापारिक बट्टा है उसको जर्नल एंट्री में शो नहीं करते, माइनस करके उसको क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में लाते हैं। बाय द वे 5,000 का था माल, अब उसमें 10% का क्या है, व्यापारिक बट्टा है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो 5% इसका कितना निकल जाएगा, 250। तो 250 माइनस करूंगा कितना निकल जाएगा, 4,750। तो जो मैं जर्नल एंट्री में लेके जाऊंगा कितना लेके जाऊंगा, 4,750, न कि 5,000। तो जो आपका लेखा है, जो रिकॉर्ड है, उसमें व्यापारिक बट्टे को नहीं लिखा जा रहा, जबकि नगद बट्टे को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। आगे बट्टा किसको दिया जाना, ये जो डिस्काउंट है किसको दिया जाता है, व्यापारिक बट्टा क्या होता है, सभी ग्राहकों को दिया जाता है। लेकिन जो नगद बट्टा है, जो कैश डिस्काउंट है, वो किनको दिया जाता है, जो तुरंत ही भुगतान करते हैं, शीघ्र भुगतान करते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, दिया जाता है। आगे है आपका बीजक में उल्लेख। जो बीजक, जिसको रसीद बोलते हैं, मेमो, इनवाइस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बीजक को इनवाइस, जिसको नॉर्मल वर्ड बोलते हैं रसीद। तो बीजक में व्यापारिक बट्टे का उल्लेख किया जाता है, लेकिन नगद बट्टे का उल्लेख नहीं किया जाता। देखो, रिकॉर्ड में व्यापारिक बट्टा का रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन नगद बट्टा का रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन बीजक में इसके अपोजिट होता है, जस्ट ये जो हमारा व्यापारिक बट्टा है उसका उल्लेख किया जाता है, लेकिन नगद बट्टा का नहीं किया जाता है। तो यहां हमारा आज का क्लास समाप्त होता है, यही करते हैं। अगर आपको कोर्स परचेज करना हो तो अभी आपको पता है 70% का डिस्काउंट चल रहा है। कब तक, 10 अप्रैल तक। 10 अप्रैल तक अभी क्या चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। कितने परसेंट, 70%। तो आप जितना जल्दी हो सके कोर्स परचेज कर लीजिए। फिर हमारा क्लास 10 अप्रैल से चालू हो रहा है, हम अच्छे से तैयारी कराएंगे। नवंबर में आपका एग्जाम, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके तैयारी स्टार्ट करें और अच्छे से पढ़ें और अपना एक पोस्ट सिक्योर करें आप। और अधिक जानकारी के लिए आपको इस नंबर 8770123687 इस नंबर पर संपर्क करके आप अपना कोर्स परचेज करने के लिए अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।